आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किरायानामा अर्थात रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेंट एग्रीमेंट पे भाई कौन वीडियो बनाता है। रेंट एग्रीमेंट तो फोटोकॉपी की शॉप पर भी मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक छोटा सा रेंट एग्रीमेंट भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम रेंट एग्रीमेंट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसे बारीकी से जानेंगे, कौन कौन से लॉस और कौन कौन से सेक्शंस रेंट एग्रीमेंट से संबंधित हैं, एक रेंट एग्रीमेंट कैसे तैयार किया जाता है, किन बातों का होना उसमें जरूरी है, और जब एक किराएदार मकान हो या दुकान हो उसे खाली ना करे तो मकान मालिक उसमें क्या कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किरायानामा अर्थात रेंट एग्रीमेंट। जब भी कोई मकान मालिक अपना घर या कमरा किराए पर देते हैं तो उन्हें रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच एक समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टी के लिए नियम और शर्तें लिखी होती हैं। इन नियम और शर्तों को दोनों पार्टीज फॉलो करते हैं। रेंट एग्रीमेंट अर्थात किरायानामा में मकान किराए पर देने के लिए शर्तें होती हैं। रेंट एग्रीमेंट में मंथली रेंट अर्थात जो मासिक किराया होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट और इसके अलावा एग्रीमेंट का टेन्योर और भी कई शर्तें होती हैं। कई किराएदार रेंट एग्रीमेंट को झंझट भरा समझते हैं, तो जानकारी के लिए बता दें कि अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है तो मकान मालिक अचानक घर का किराया बढ़ा सकता है या फिर मकान खाली करने के लिए भी कह सकता है। वहीं यदि रेंट एग्रीमेंट बन जाता है तो वह इस तरह की मनमानी नहीं कर सकता। अर्थात यदि आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बन पाते हैं तो मकान मालिक क्या है वहां पर अपनी चलाता है कि भाई ऐसा मत करो, ये नहीं कर सकते, नहीं अगले महीने से तो आपको किराया बढ़ा के देना पड़ेगा, अभी मकान खाली करो। तो यदि रेंट एग्रीमेंट ना हो तो ये सब बातें मकान मालिक आपसे कर सकता है। इन सब के अलावा रेंट एग्रीमेंट ना होने पर आपको हाउस रेंट अलाउंस का लाभ भी नहीं मिलता। अगर आप HRA के लिए क्लेम करने जाते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट की जरूरत होती है। मतलब आप कहीं जॉब करते हैं और कंपनी आपको क्या है हाउस रेंट अलाउ करती है कि भाई आप कहीं का किराए का मकान देख लो, उसका रेंट हम देंगे। लेकिन कंपनी आपको यह हाउस रेंट कब देगी? जब आप रेंट एग्रीमेंट उसको शो कर देंगे कि भाई हम फलानी जगह फलाने व्यक्ति के मकान में किराए से रह रहे हैं और ये मासिक किराया है, तब जाकर कंपनी आपको क्या है हाउस रेंट अलाउ करती है। अब आइए अब ये देखते हैं कि एक रेंट एग्रीमेंट कैसे तैयार किया जाता है और उनमें क्या क्या शर्तें होती हैं। किरायानामा अर्थात रेंट एग्रीमेंट। यह किरायानामा निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य 1000 रुपए के स्टाम्प पर आज दिनांक को भोपाल में निम्नानुसार निष्पादित किया जा रहा है। देखिए जितने भी अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कौन सा अनुबंध कितने रुपए के स्टाम्प पर लिखाया जाता है ये बताता है स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प अधिनियम। खैर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपने राज्य में क्या है अलग अलग स्टाम्प शुल्क वसूल सकती है। अब जैसे आप रेंट एग्रीमेंट अर्थात किरायानामा बनवाते हैं तो आप चाहें तो 100 रुपए के स्टाम्प पर भी बनवा सकते हैं, उसे रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। बशर्ते वह शर्त यह है कि किराए पर मकान लेने की या भवन लेने की अवधि कितनी है, टाइम लिमिट। यदि आप 11 माह तक लेते हैं अर्थात 11 मंथ तक आप कोई चीज क्या है रेंट पर लेते हैं, उस किरायानामा को रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन यदि आप 11 महीने से ऊपर का अनुबंध करते हैं किरायानामे का तो फिर ऐसी स्थिति में आपको उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या है जो किराएदार होता है और मकान मालिक होता है वो स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए 11 माह का रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं कि स्टाम्प शुल्क न देना पड़े। आप चाहें तो उसे भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश की बात लें तो हम ये किरायानामा क्या रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, और रजिस्टर्ड कहाँ होता है? रजिस्ट्रार कार्यालय में, उप पंजीयक कार्यालय में क्या है रजिस्टर होता है। अब कई स्टेट क्या है 500 रुपए के स्टाम्प पर भी क्या रजिस्टर्ड करवा देते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है 1000 रुपए लगते हैं। तो एक किरायानामा क्या है हम 1000 रुपए के स्टाम्प पर लिख रहे हैं। अब मकान मालिक कौन हो गया अर्थात भवन का मालिक? ये हो गए अमित कुमार शर्मा जी, ये हो गया इनका निवास स्थान। और किराएदार कौन है? सागर साहू। ये सागर साहू क्या है? ये अमित शर्मा से एक भवन किराए पर ले रहा है। अब टाइटल आता है किराए पर दी जा रही संपत्ति का विवरण। मतलब जो प्रॉपर्टी किराए पर दी जा रही है आपको उसके बारे में थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, कहां पर स्थित है, उसकी प्रकृति क्या है।
तो भोपाल तहसील हुजूर के गोविंदपुरा में स्थित खसरा नंबर 347 में से रकबा 20 गुणित 80 बराबर 1600 वर्ग फीट। अब ये में से क्या है, मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्लॉट है, उदाहरण के लिए खसरा नंबर 347। अब इसका रकबा कितना हो गया, मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट का है ये। लेकिन खसरा नंबर 347 10,000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन वो 10,000 स्क्वायर फीट क्या है पूरा नहीं दिया जा रहा है। उसमें से कितना किराए पर दिया जा रहा है, सिर्फ 1600 स्क्वायर फीट अर्थात वर्ग फीट। तो इसीलिए में से लिखा है। तो 1600 वर्ग फीट का प्लॉट है और इसमें निर्मित मकान जो वर्तमान में केवल ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित है, मतलब कि ग्राउंड पर बना हुआ है, तो सीधी सी बात है ग्राउंड फ्लोर कहलाएगा वो। तो ग्राउंड फ्लोर पर क्या है, निर्मित है। अब इसकी चौहर्दी बतानी पड़ेगी आपको। चौहर्दी मतलब होती है चतुर्सीमाएं, चारों दिशाएं, कि भाई ये जो भवन है इसकी चारों दिशाओं में क्या क्या स्थित है। क्योंकि कई सिविल केसेस क्या है, ये चौहर्दी चतुर्सीमाएं आप नहीं बता पाते या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी गलत लिखी हो, तो यही विवाद का कारण बन जाती हैं और इसके ऊपर से ही क्या है, सिविल सूट फाइल हो जाते हैं। तो जब भी आप रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवाएं या कोई एग्रीमेंट करवाएं, यदि कोई जमीन या प्लॉट का है या मकान का है, तो उसकी चतुर्सीमाएं, चारों दिशाएं क्या है, स्पष्ट रूप से लिखें। भले ही आपको इसके लिए मौके पर जाना पड़े और देख के आए वहां पर कि चारों दिशाओं में क्या क्या है। अब इस भवन की चारों दिशाओं में क्या क्या है, पूर्व में विजय कुमार का मकान है, पश्चिम में रामगोपाल जी का मकान है, उत्तर में किशनलाल जी का मकान है और दक्षिण में क्या है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, एक रोड बनी हुई है। और उक्त मकान एवं भूखंड राजस्व अभिलेखों में अर्थात रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त भवन मालिक अमित कुमार शर्मा के नाम पर दर्ज है, जो उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद हक में अर्जित कर कब्जा प्राप्त किया था। तो ये हमने बता दी पूरी डिटेल। भाई क्या किराए पर दे रहे हो आप, भवन दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है, कहाँ पर स्थित है, खसरा नंबर क्या है, उसका रकबा कितना है, तो ये सब बेसिक डिटेल्स आपको देनी है। अब जो हमने ऊपर डिस्कस किया 1600 स्क्वायर फीट, तो हम वो भी पूरा किराए पर नहीं दे रहे हैं भाई, हमें कुछ हिस्सा बचाना है उसका अपने लिए, अपने यूज के लिए। तो फिर हम आगे क्या लिखेंगे कि जो 1600 स्क्वायर फीट प्लॉट है और उसमें जो भवन बना हुआ है, तो उसमें रोड से लगकर 200 वर्ग फीट 200 स्क्वायर फीट भूमि व भवन छोड़कर, मतलब भवन क्या है कई पोर्शन में है, तो 1600 स्क्वायर फीट में से हम 200 स्क्वायर फीट क्या है मकान मालिक, भवन मालिक अपने लिए बचा रहा है कि वह खुद यूज कर सके उसको कभी। और किराए पर कितना दे रहा है, 70 गुणित 20 अर्थात 1400 स्क्वायर फीट। सिर्फ इतना हिस्सा किराए पर दिया जा रहा है। तो 1400 स्क्वायर फीट को किराए पर देने हेतु मकान मालिक इच्छुक है और उक्त किराएदार उक्त मकान अर्थात भवन को किराए पर लेने हेतु इच्छुक एवं सहमत हैं। तो आप ऐसे किराए पर भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे। जो हम किराए पर दे रहे हैं उसको मैंने क्या थोड़ा घुमा दिया है। भले ही आप लोग फ्लैट किराए पर दें या आपका मकान 2 फ्लोर में है तो आप नीचे वाला फ्लोर किराए पर दे रहे हैं, तो उसके लिए ऐसी ड्राफ्टिंग की गई है इसकी, तो आप समझ सकें कि हमको भाई रेंट एग्रीमेंट कैसे तैयार करना है। तो 1600 स्क्वायर फीट में से सिर्फ 1400 स्क्वायर फीट क्या है किराए पर दिया जा रहा है, 200 स्क्वायर फीट क्या है मकान मालिक भवन मालिक ने अपने लिए बचा लिया। अतएव अब यह विलेख साक्ष्यांकित करता है, अब यह आ गई शर्तें यहां से कि किन शर्तों पर मकान अर्थात भवन किराए पर दिया जा रहा है। मकान दे रहे हैं तो मकान लिखिए, भवन दे रहे हैं तो भवन लिखिए। यह कि उक्त मकान 11 माह के लिए किराएदार के आधिपत्य में रहेगा, वह किराए की निम्न शर्तों के अनुसार उपयोग एवं उपभोग कर सकेगा उस भवन या मकान का। यह कि किराएदारी प्रत्येक अंग्रेजी माह की, मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर अपन यूज करते हैं उसकी बात चल रही है, नहीं तो ऐसे तो हिंदू कैलेंडर तो अलग होता है, हिंदू नववर्ष अलग मनाया जाता है, तो अपन बात कर रहे हैं अंग्रेजी कैलेंडर की, इंग्लिश कैलेंडर की। तो प्रत्येक अंग्रेजी माह की पहली तारीख को आरंभ होकर उसी माह की अंतिम तारीख को समाप्त होगी एवं 11 माह की समाप्ति के बाद किराएदारी की अवधि में वृद्धि करने का अथवा नवीन किरायानामा बनवाने का भवन मालिक का अधिकार होगा। मतलब 1 तारीख को चालू होगी हर महीने की और आखिरी तारीख को क्या है समाप्त हो जाएगी। कई लोग क्या है 10 तारीख से महीना स्टार्ट करते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं कि आपको कब से मंथ स्टार्ट करना है। मान लीजिए कोई आपको 12 तारीख को आपके पास आया कि भाई हमको मकान किराए पर चाहिए, अर्जेंट है, तो आप दे देंगे। तो आप चाहें तो उससे 18 दिन का किराया अलग से ले लें 30 महीना खत्म होने के लिए, या फिर आप चाहें तो 15 तारीख 13 तारीख जब भी आपको स्टार्ट करना हो, इस माह की 15 तारीख से अगले माह की 15 तारीख तक, तो ऐसे क्या है आपका महीना चलेगा। और ये एग्रीमेंट कब तक रहेगा, सिर्फ 11 महीने तक रहेगा, क्योंकि आप 11 महीने से ऊपर करवाते हैं तो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। फिर इसको आप चाहें तो 11 महीने वाले एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करवा रहे हैं।
तो जब 11 महीने खत्म हो जाएंगे तो भैया किराया बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, या फिर नया किरायानामा बनवाना है क्या, फ्रेश रेंट एग्रीमेंट, फ्रेश एग्रीमेंट बनवाना है तो वो बनवा सकते हैं। और वो अधिकार किसके पास रहेगा, भवन मालिक के पास रहेगा कि भाई किराया कितना बढ़ाना है, किस दर से बढ़ाना है। और तुम्हें आगे भैया रेंट पे देना है कि नहीं देना, वो हमारे विवेक के ऊपर है। तुम अच्छे से रहोगे तो नवीन किरायानामा बनवा लेंगे, नहीं रहोगे तो 11 महीने के बाद भैया बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो घर से बाहर, साफ बात। तो अधिकार क्या है, भवन मालिक का रहेगा। उक्त भवन का किराया 25,000 रुपये प्रति माह होगा। इस किराएदारी की समाप्ति के बाद किराएदारी बढ़ाने के लिए किराए का पुनः निर्धारण भवन मालिक द्वारा किया जाएगा। मतलब 25,000 रुपये प्रति माह रहेगा किराया। और जब 11 माह समाप्त हो जाएंगे, किराएदारी का अनुबंध समाप्त हो जाएगा, तो किराया कितना बढ़ाना है उसका निर्धारण भी क्या है, भवन मालिक करेगा। भैया हो सकता है जो फ्रेश एग्रीमेंट बनेगा 11 माह खत्म होने के बाद, तो मकान मालिक चाहे तो उसे 30,000 रुपये भी कर सकता है कि भैया समय के साथ महंगाई बढ़ रही है, अब किराया भी बढ़ेगा, जो नॉर्मली क्या है लोगों के साथ होता है। कई लोग कई साल से किराए पर रह रहे हैं, तो हर साल क्या है मकान मालिक किराया थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाता है। तो वही बात यहाँ पे चल रही है, यह कि उक्त किराएदार को उक्त भवन का किराया हर माह की 1 तारीख से 5 तारीख को अदा कर भवन मालिक से रसीद प्राप्त करनी होगी। मतलब कि आप जो किराया देंगे इस अनुबंध के अनुसार उसकी शर्त यह रहेगी कि हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख को आप देंगे और आप उसकी रसीद लेंगे किराए की कि भैया हमने किराया चुकता कर दिया है। भवन मालिक या मकान मालिक आपको एक रसीद देगा। रसीद नहीं देता है तो आप क्या है उसे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, फोन पे या गूगल पे, जो भी आप यूज करते हो। क्योंकि जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या है खुद अपने आप में एक रिसिप्ट बन जाती है पेमेंट की। ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होता है कि भाई हमने फलाने डेट को फलाने समय पे इस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो किराएदार के पास क्या है एक प्रूफ रहता है कि भाई हम हर महीने समय पे किराया दे रहे हैं। यह कि उक्त भवन का 2 माह का किराया 50,000 रुपये अग्रिम देय होगा। ये बोलते हैं सिक्योरिटी अर्थात डिपॉजिट मनी, जो कि क्या है 2 महीने तक की ले सकते हैं आप। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के भवन या मकान में जो मकान मालिक है आपसे एडवांस मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना ले सकता है। यहाँ पे 25,000 रुपये किराया था तो मकान मालिक ने क्या है 50,000 रुपये 2 महीने का किराया पहले ले लिया, जो किराएदारी की समाप्ति पर एवं भवन खाली कर देने पर हिसाब करके बिना ब्याज के भवन मालिक द्वारा किराएदार को वापस लौटा दिया जाएगा। मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है मकान मालिक को, जब आपका 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म होगा और आप मकान खाली करना चाहते हैं या वो आपको निकाल रहा है, तो क्या आपका हिसाब करेगा कि आपने भाई कितना रह गया है आपका किराया, आपने कोई तोड़ फोड़ की है तो उसकी भरपाई में कितने पैसे लगेंगे, वो सब काट पीट के पूरे पैसे काट लेगा। वो किसी को मिलता नहीं है वैसे डिपॉजिट वापस कभी, तो वो पैसे भी क्या है बिना ब्याज के लौटाएगा आपको। नहीं तो आप ब्याज की डिमांड करने लगो कि भाई आप 1 साल से या 11 माह से हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट रख के बैठे हो 50,000 रुपये, तो उस पर ब्याज दो भैया। तो ऐसा नहीं है, बिना ब्याज के लौटाएगा वो आपको, यदि लौटाएगा तो। यह कि किराएदारी की अवधि में किराएदार उक्त भवन की बिजली के बिल का समय पर भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा और रसीद भवन स्वामी को प्रस्तुत करेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप जो भरेंगे वह भी ऑनलाइन भरिए और उसकी रिसिप्ट क्या है मकान मालिक को दे दीजिए, तो इसका विवाद भी ना हो। समय पर बिजली बिल का भुगतान न किए जाने पर किराएदार विद्युत विच्छेद के लिए एवं सभी खर्चों हेतु उत्तरदायी होगा। मतलब कि भाई आपने बिजली का बिल समय पे नहीं किया, अब बिजली विभाग वाले आ गए, लाइन काट दी उनने और जो अमाउंट है उस पर चार्जेस भी लगा दिए। अब बिजली तो काट दी, तार काट के चले गए वो आपका, तो आप पूरे बिल का भुगतान करेंगे और जो फिर से बिजली ठीक करवानी पड़ेगी, चार्जेस रहेंगे उसके, फिर से तार लगवाना, मीटर चालू करवाना, वो चार्जेस भी क्या है किराएदार देगा। देख रहे हैं कितनी झंझट रहती है। यहाँ पे हम सब बातें कवर कर रहे हैं। यदि आप प्रिंट कराया रेंट एग्रीमेंट लेते हैं और उसको भर देते हैं नॉर्मली नाम भर के व्यक्तियों के, किराएदार और मकान मालिक के, तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें ये शर्तें लिखी नहीं है जो कि व्यक्ति को क्या है भुगतनी पड़ती हैं। अब 6th है यह कि उक्त भवन में जेट पंप चालू हालत में है जिसके रख रखाव का जिम्मा किराएदार का होगा और किराएदारी समाप्त होने पर जेट पंप चालू हालत में वापस लिया जाएगा। जेट पंप खुदवाने जाओ अभी तो छोटे शहरों में भी 1-1.5 लाख रुपए लग जाता है, बड़े शहरों में 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा जाता है। पता चला मोटर जला दी, चालू करके भूल गए, तोड़ दिया, तो वो बड़ा क्या है महंगा पड़ जाता है फिर मकान मालिक के लिए। तो यदि आपने जेट पंप या बोरवेल है आपके यहाँ तो उसके बारे में भी लिखवाइए कि चालू हालत में वापस लिया जाएगा।
यदि कमी या टूट फूट पाई जाती है उसका हर्जा खर्चा किराएदार से वसूला जाएगा। यदि भवन मालिक द्वारा आधार मंजिल के ऊपर कोई निर्माण किया जाता है, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है आधार मंजिल, उसके ऊपर क्या है मकान मालिक भवन मालिक कोई निर्माण करता है, मान लीजिए एक और फ्लोर बना दिया, तो उक्त जेट पंप का उपयोग एवं उपभोग भवन मालिक द्वारा भी किया जा सकेगा। मतलब किराएदार ये नहीं बोल सकता कि भाई हमने मकान किराए पर लिया है तो इसका यूज हम करेंगे। नहीं भाई, यदि ऊपर कोई निर्माण कार्य करता है वो, तो उसके लिए वो जेट पंप क्या है वो भी यूज कर सकता है। 7th है यह कि उक्त भवन के सामने अर्थात दक्षिण दिशा में 200 वर्ग फीट जगह किराए पर नहीं दी गई है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, खसरा नंबर 347 है, रकबा कितना है उसका 1600 स्क्वायर फीट, किराए पर कितना दिया गया है 1400 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट। 200 स्क्वायर फीट क्या है मकान मालिक ने अपने लिए बचा लिया था। अब मकान मालिक तो दूसरी जगह रहता है, लेकिन फिर भी यह बात लिख रहा है कि 200 स्क्वायर फीट जगह जो छोड़ी गई है किराए पर नहीं दी गई है, उसका सीमित उपयोग किराएदार भी केवल आने जाने के लिए कर सकेगा। मान लीजिए कोई रास्ता है या कोई गली गई है मकान या भवन के साइड से, तो किराएदार भी उसका उपयोग कर सके। भाई पता चला उसको जाने के लिए जगह ही नहीं है, नहीं तो फिर बाहर मेन रोड तक, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो यह बात भी आपको लिखवानी है कि किराएदार भी केवल आने जाने के लिए उसका उपयोग कर सकेगा, उसका मुख्य उपयोग भवन मालिक द्वारा अन्य कार्यों हेतु किया जाएगा। मतलब ये किराए पर नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए उपयोग करने के लिए दे रहे हैं। कब्जे में किसकी रहेगी ये प्रॉपर्टी? मकान मालिक की रहेगी। उक्त भवन में 2 एग्जॉस्ट फैन, 5 सीलिंग फैन लगे हैं एवं चालू हैं। इसके अलावा उसमें 2 बाथरूम है जिसमें 2 टॉयलेट सीट लगी हैं, जो किराएदारी समाप्ति पर उक्त सभी अच्छी एवं चालू हालत में वापस ली जाएंगी। मतलब भाई ये सामान दे रहे हैं आपको, पता चला किराएदार क्या है टॉयलेट सीट ही फोड़ देते हैं, सिंक फोड़ दी, वॉश बेसिन तोड़ दिया, किचन में मार्बल लगा है वो तोड़ दिया, टाइल्स फोड़ दिए, पंखा खराब हो गया तो ठीक ही नहीं करवा रहा है। तो ये सब बातें भी लिख दीजिएगा, नहीं तो पता चला जब वो खाली करके गया तो आपको सब कुछ चेंज करवाना पड़ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी भी क्या है किराएदार की रहेगी। इसके अलावा उक्त भवन के पश्चिम में निर्मित राम गोपाल साहू के भवन और इस भवन की दीवार तोड़कर 18 फीट की चौखट एवं उसमें दरवाजा है। तो ये दरवाजा क्या है? दोनों भवनों को किराएदार द्वारा लगाकर दोनों भवनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। मतलब कि एक दीवार थी, भवन 2 हिस्से में था, तो उसको बीच में से दीवार तोड़कर क्या है एक गेट लगवाया जा रहा है, दरवाजा। तो जब किराएदारी 11 माह की समाप्त हो जाएगी तो फिर किराएदार क्या है उस दरवाजे को हटवाकर फिर से दीवार उठाकर फिर से रंग रोगन कर मतलब कलर करवाएगा, पुट्टी करवाएगा और पूर्व हालत में वापस करना होगा, जिसमें होने वाला खर्च किराएदार द्वारा ही वहन किया जाएगा। मतलब यदि किराएदार कोई आपसे डिमांड करता है कि भाई ये दोनों फ्लोर चाहिए हमको और दोनों फ्लोर को आपस में जोड़ूंगा मैं, तो मकान मालिक बोलेगा ठीक है भाई ये जोड़ लो, तोड़ फोड़ तुम करो, खर्चा भी तुम करो, जब जान लगोगे ठीक भी तुम ही करवा के जाओगे। तो ऐसी शर्त भी लिखना जरूरी है। यह कि किराएदार भवन स्वच्छ एवं ठीक हालत में रखेगा, उसे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। क्षतिग्रस्त होने की हालत में किराएदार क्षतिपूर्ति अदा करने को बाध्य होगा। मतलब भाई कोई तोड़फोड़ नहीं करोगे, दीवार में खील ठोक दी, मतलब भाई आप कोई तोड़फोड़ नहीं करोगे, बिना अनुमति के आप दीवार में कील नहीं ठोकोगे, यहां वहां होल कर दिए, कपड़े टांगने के लिए लगा दिया, जहां तहां होल कर दिए पूरी दीवार में, टाइल्स तोड़ दिया सिलेंडर पटक के, ऐसी तोड़फोड़ करोगे तो उसके जिम्मेदार आप ही होगे। यह कि किराएदार उक्त भवन में किसी भी प्रकार का अनैतिक एवं अवैध कार्य नहीं करेगा। साथ ही कोई ज्वलनशील वस्तु या जहरीली वस्तु जिससे प्राणियों को खतरा हो या कोई अवैध वस्तु उक्त भवन में नहीं रख सकेगा। कोई घटना होने पर किराएदार ही जिम्मेदार होगा। मतलब भाई आप कोई अवैध कार्य कर रहे हैं, ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, वहां से सेक्स रैकेट चला रहे हैं, स्पा खोल ली, कुछ भी करे जा रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। जिस उद्देश्य के लिए आपने भवन लिया है सिर्फ आप वही कार्य कर सकते हैं। यह बात हमने नीचे वाले पैराग्राफ में मेंशन की है। यह कि भवन मालिक को किसी भी दिन के समय शांतिपूर्वक भवन की देखरेख करने के लिए उसमें प्रवेश करने का अधिकार होगा। मतलब मकान मालिक या भवन मालिक कभी भी मकान के अंदर आ सकता है, यह देखने के लिए कि भाई आप कोई तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे, अच्छे से तो रह रहे हो, यहां रह के क्या कर रहे हो। तो यह देखने के लिए मकान मालिक उसमें प्रवेश कर सकता है, लेकिन वह कब? सिर्फ दिन के समय। यह कि किराएदार भवन मालिक की बिना स्वीकृति के अन्य किसी को भी उक्त भवन को उप किराएदारी पर नहीं देगा। मतलब क्या है, नए स्कैम चलने लगे हैं आजकल। मान लीजिए मैंने आपसे क्या है 8,000 रुपए में मकान किराए पर लिया, अब मैंने कोई पार्टी पकड़ ली और उसको क्या है 12,000 रुपए में वही का वही टिका दिया।
जबकि आपकी और मेरी बात है कि मैं रहूंगा उसमें, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आके उसमें रह रहा है। मैं ले रहा हूं उससे 12,000 रुपये किराया और आपको उसमें दे रहा हूं 8,000 रुपये, 4,000 रुपये मैं खा गया बीच में। तो ये उप किराएदारी मतलब किसी थर्ड पार्टी को आप नहीं देंगे। यह कि किराएदार को उक्त भवन को सिर्फ हॉस्पिटल के उपयोग के लिए किराए पर दिया जा रहा है। किराएदार उक्त भवन को किसी भी प्रकार के अन्य व्यापार एवं व्यवसाय में उपयोग नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो किराएदारी इस हेतु जिम्मेदार होगा। मतलब आप जिस पर्पज से आप ले रहे हैं, भले ही आप रेसिडेंशियल के लिए ले रहे हो, रहवास के लिए ले रहे हो या किसी काम के लिए ले रहे हो, कॉमर्शियल पर्पज के लिए ले रहे हो, तो आपको स्पष्ट लिखना होगा एग्रीमेंट में कि आप किस लिए किराए से ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये व्यक्ति क्या है, जो सागर साहू जी हैं, ये हॉस्पिटल खोलने के लिए किराए पर ले रहे थे, तो यह बात आपको स्पष्ट और क्लियर लिखनी होगी। जिस उद्देश्य के लिए आप ले रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते आप। मान लीजिए कपड़ों की दुकान खोल ली उसमें हॉस्पिटल के नाम पर लेकर, तो ये नहीं चलेगा। यह कि किराएदार इस विलेख में उल्लेखित सारी शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होगा एवं इसमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर भवन मालिक को उसे बेदखल करने का एवं किराएदारी समाप्त करने का अधिकार होगा। जितनी शर्तें लिखी हैं सभी माननी पड़ेंगी, नहीं मानोगे तो उठाकर बाहर कर दिए जाओगे। यह कि किराएदारी की अवधि के दौरान यदि भवन स्वामी को उक्त भवन की आवश्यकता होगी तो वह 2 माह का पूर्व सूचना पत्र देकर किराएदारी समाप्त कर उक्त भवन को किराएदार से खाली कर सकेगा और किराएदार भी 2 माह का सूचना पत्र देकर भवन खाली कर सकेगा। मतलब मान लीजिए अर्जेंट नीड है मकान मालिक को कि भाई यार मुझे मेरा भवन या मकान जल्दी चाहिए, तो भवन खाली करवाने के लिए ये नहीं कि पहुंच गए चलो भैया सामान उठाओ और निकलो, ना, ये नहीं होगा। आपको भवन खाली करवाने के लिए 2 महीने के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा, 2 महीने पहले उसको, किराएदार को। आज मान लीजिए आज 25 तारीख हो गई है, 25 जुलाई है आज, तो पहला महीना होगा 25 अगस्त, दूसरा महीना होगा 25 सितंबर। तो आज नोटिस देंगे आप उसको तो 2 महीने बाद ही खाली करवा सकते हैं आप। इसी प्रकार यदि किराएदार को खाली करना है तो उसे भी मकान मालिक को बताना पड़ेगा कि भाई मैं खाली कर रहा हूं, 2 महीने बाद करूंगा, ये नोटिस दे रहा हूं। यदि किराएदार भवन खाली नहीं करता है ये नोटिस मिलने के बाद भी, तो न्यायालयीन कार्यवाही के व्यय हेतु किराएदारी जिम्मेदार रहेगा। मतलब आपने नोटिस भेजा और वो फिर भी खाली नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कि आप पहुंच गए अपने छर्रे चरंटों को लेकर, 15-20 गली के लोग के छोटे गुंडे लेके पहुंच गए आप उसको, बर्तन फेंक रहे बाहर जैसा मूवीज में होता था, पलंग फेंक दिया, चल निकल रहे घर से बाहर। ये नहीं होगा भैया, FIR दर्ज हो जाएगी आपके ऊपर यदि आपने ऐसा किया तो। किराएदार जाएगा थाने में, FIR दर्ज हो जाएगी आपके ऊपर, ये गलती मत करिएगा। यदि 2 माह के नोटिस के बाद भी नहीं खाली करता है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट के पास ही पावर है कि वो किराएदार को बाहर कर सकती है, आपके पास पावर नहीं है। तो ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेंट एग्रीमेंट कितनी खतरनाक चीज होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देती है। किराएदारी समाप्त होने के बाद बिजली और पानी का उपभोग का अधिकार किराएदार का नहीं रहेगा। मतलब कि भाई 11 महीने समाप्त हो गए आज, तो कल से आपकी बिजली पानी बंद कर दी जाएगी, आप खाली कर दो मकान, तो ये अधिकार क्या है, मकान मालिक के पास रहेगा। यदि आप फिर भी नहीं करते हैं तो साथ ही दंड स्वरूप 2 गुना किराया हेतु किराएदार दायी होगा। मतलब 2 महीने का ले आओ भैया 1 लाख रुपए, 25-25 हजार रुपए 2 महीने के, 2 गुना किराया होगा 1 लाख रुपए। उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित 2 साक्ष्यों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर किए। तो ये हो गया एग्रीमेंट तैयार। अब आपको साक्षीगण चाहिए यहाँ पर, अर्थात 2 गवाह चाहिए। तो 2 गवाहों के नाम लिख दीजिएगा, उनसे साइन करवा दीजिएगा, उनके आधार कार्ड भी ले लीजिएगा फोटोकॉपी, और यहाँ पर आएंगे भवन मालिक के हस्ताक्षर, यहाँ पर भी आएंगे किराएदार के हस्ताक्षर, उनके भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तो ये हो गया रेंट एग्रीमेंट तैयार। जितनी भी विवाद की स्थितियां बन सकती हैं उन सबको कवर करने के लिए इसी प्रकार से रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। आप फोटोकॉपी की दुकान से ले लें या ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, ऐसी कोई शर्तें उसमें नहीं लिखी होती हैं जितना परफेक्ट हमने यहाँ पर तैयार किया है। किरायानामा रेंट एग्रीमेंट से संबंधित धाराएं। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(d). यह धारा 12 महीने से अधिक अवधि के लिए संपत्ति के किराए पर लेने के समझौते को पंजीकृत कराना अनिवार्य करती है। मतलब 11 महीने तक आप कोई चीज किराए पर ले रहे हैं या दे रहे हैं तो आप उसे रजिस्टर्ड ना कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि 11 महीने से ऊपर दे रहे हैं तो आपको उसे पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाइन पोर्टल वाला स्टाम्प वेंडर स्टाम्प पर लिख कर देगा ये किरायानामा रेंट एग्रीमेंट, फिर उसे क्या है आपको
रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर रजिस्टर्ड करवाना होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, यह अधिनियम भी संपत्ति किराए पर लेने से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि लीज और उपलीज, लीज एंड सब लीज। 11 महीने का किरायानामा अर्थात रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है? भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1)(d) के अनुसार 12 महीने से अधिक अवधि के लिए समझौते को पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। 11 महीने का किरायानामा बनाने का मुख्य कारण यह है कि इसे पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नहीं होती। आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपको क्या है, स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये पैसे बचाने के लिए लोग क्या है 11-11 महीने का ही एग्रीमेंट करते हैं। एक एक्ट देखने के लिए मिलता है हमको जो कि अभी लागू हुआ ही नहीं है, जबकि बना कब था, ये 2021 में। लेकिन किसी भी राज्य अर्थात स्टेट ने अभी इसे अपनाया नहीं है, इस पर काम चल रहा है। इन प्रोसेस इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे कि अभी प्रोसेस में है, राज्य इसे अपना रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसे बनाया है। इसका नाम है आदर्श किराएदारी अधिनियम, द मॉडल टेनेंसी एक्ट MTA 2021। अब जब ये लागू हो जाएगा तो इसकी धारा 11 में क्या लिखा है? धारा 11 के तहत आवासीय परिसर अर्थात रेसिडेंशियल एरिया या कॉम्प्लेक्स या ऐसा भवन यदि आप ये किराए पर लेते हैं तो इसमें जो डिपॉजिट मनी ली जाती है अर्थात सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लिया जाता है वह 2 महीने से अधिक का नहीं होगा। मान लीजिए 10,000 रुपये किराया है तो आवासीय परिसर में सिर्फ 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट ही लिया जा सकता है। इसी प्रकार जो गैर आवासीय परिसर है, मतलब जो कॉमर्शियल यूज के लिए किराए पर दी जाते हैं, भवन दिए जाते हैं, दुकानें दी जाती हैं, तो इनके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट सुरक्षा जमा राशि जो ली जाती है वह 6 महीने से अधिक की नहीं होगी। मतलब 6 महीने तक का किराया ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिया जा सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। और जिस दिन किराएदार मकान खाली करता है या दुकान खाली करता है या फिर मकान मालिक किराएदार से खाली करवाता है तो जो भी देनदारी बनती है उसे काट कर सुरक्षा राशि किराएदार को वापस कर दी जाएगी। मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो किराएदार को वापस किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब मकान मालिक जो भी देनदारी बन रही है, मतलब पुराना किराया बन रहा है, दिया नहीं है, तो वह काट कर, कोई तोड़फोड़ की हो तो वह काट कर, जितने भी पैसे बच रहे हैं तो वापस कर देगा, नहीं बच रहे हैं तो कुछ नहीं मिले। तो एक नया एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, आदर्श किराएदारी अधिनियम। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आप किराएदार को ऐसे भगा नहीं सकते कि बर्तन फिकवा दिए, गुंडे बुला के सामान बाहर फेंक दिया, ना मुन्ना ना FIR हो जाएगी। तो बेदखल करने के लिए किराएदार को कुछ कानून बनाए गए हैं, तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में आपको एक एक्ट देखने के लिए मिलता है। एक्ट का नाम है मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम 1961। इसकी धारा 12 कहती है किराएदारों को आवास से बेदखल करने के आधारों को रेखांकित करती है। मतलब कि किन आधारों पर आप किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। यह उन स्थितियों को निर्दिष्ट करती है जहां मकान मालिक बेदखली की मांग कर सकता है। मतलब वह स्थितियां जब मकान मालिक कह सकता है कि चल रे निकल बाहर घर के, अब नहीं रह सकता तू यहाँ पे, तो वो आधार क्या है वह बताए गए हैं धारा 12 में। जिसमें किराया ना चुकाना, अवैध रूप से किराए पर देना, मतलब खुद नहीं रह रहा है किसी दूसरे को किराए पर दे दिया, या किराएदार द्वारा किया गया उपद्रव शामिल है। दारू पी के दंगा कर रहे हैं, परिवार वाले आपस में लड़ रहे हैं, रोज घर में किटकिट हो रही है, पूरे कॉलोनी वाले परेशान हैं। इसके अतिरिक्त यह आवास के लिए मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता, जैसे कि आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए को भी संबोधित करता है। मतलब कि मकान मालिक को खुद के पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो उसे अपनी आवश्यकता बतानी होगी। इस आधार पर भी वो क्या है खाली करवा सकता है। मान लीजिए उसके पास 2 मकान थे, एक मकान उसने बेच दिया, दूसरे मकान में आप किराए से रह रहे हैं। अब मकान मालिक के पास रहने के लिए जगह ही नहीं है तो कहाँ जाए बेचारा, तो भाई वो अपने मकान में ही तो आएगा। अब उस मकान में आप रह रहे हो तो वो आपसे खाली करवाएगा कि भाई मेरा मकान खाली करो, अब मैं रहूंगा इसमें। या कोई व्यवसाय चालू करना है उसे, तो ये जरूरत क्या है उसे कोर्ट को बतानी पड़ेगी। जब मकान मालिक 2 महीने का नोटिस देता है और किराएदार खाली कर दे फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन यदि वो खाली नहीं करता है तो फिर आपको कोर्ट को वैलिड रीजन देना होगा, कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकता है और वो आवश्यकता क्या है, बहुत जरूरी है, इसलिए इस व्यक्ति से मेरा मकान खाली करवाया जाए। बेदखली के लिए मकान मालिक को पहले मकान खाली करने के लिए किराएदार को लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसमें किराएदार को 2 माह का समय दिया जाता है मकान खाली करने के लिए। कई स्टेट में ये लिमिट क्या है 15 दिन की भी है, कई स्टेट में 1 महीने की भी है। मध्य प्रदेश में क्या है 2 महीने की है कि भाई मकान खाली करवाना है आपको तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा उसे। यदि किराएदार फिर भी मकान खाली नहीं करता तो इसके लिए मकान मालिक को फिर कोर्ट में केस दायर करना होगा।
तो ये होती है एक रेंट एग्रीमेंट की पावर। आप किसी को रख लेते हैं ऐसे ही बिना एग्रीमेंट कराए, ना फिर वो एग्रीमेंट करता है ना फिर आपको पेमेंट करता है जो मासिक किराया है उसकी, तो सोचिए आप कितने परेशान हो जाएंगे। फिर एक केस है हमारे पास किराएदारी से संबंधित, 2016 से चल रहा है। वो व्यक्ति क्या है, किराया नहीं दे रहा था 2 साल तक, मकान मालिक की डेथ हो गई, फिर उसके लीगल हेयर्स आ गए केस लड़ने के लिए। आज चल रहा है 2025, 9 साल हो गए, लेकिन अभी तक मकान खाली नहीं हुआ है। आप सोच लीजिए, इतनी गंभीर समस्याओं में फंस सकते हैं आप यदि कोई एग्रीमेंट न करवाएं तो। अब यहाँ पे कुछ आधार दिए हैं कि किस प्रकार मकान मालिक किराएदार को अपने मकान से बेदखल कर सकता है, जैसे किराए का भुगतान न करना, उपपट्टा मतलब मकान मालिक की सहमति के बिना किसी और को दे देना किराए पर, बाधा पैदा कर देना अर्थात उपद्रव करना, या ऐसे कोई काम करना जो कि क्या है मकान मालिक के लिए हानिकारक हो जाए, या आपको कोई वास्तविक आवश्यकता है, ऐसा मैंने बताया कि भाई मकान बिक गया आपका, 2 मकान थे, तो ऐसी कोई आवश्यकता होती है तो इसके लिए भी आप दूसरा मकान खाली करवा सकते हैं अपना जो आपने किराए पर दिया है। या फिर व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपका कोई व्यापार है, आपको मकान से ही चलाना है उसको, उसकी आवश्यकता है आपको, तो भी आप खाली करवा सकते हैं। अन्य आधार भी हो सकते हैं जैसे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या मकान मालिक की बिना अनुमति के उसमें निर्माण करना भवन या मकान में, तो ऐसे आधार भी हो सकते हैं। यदि कोई मकान मालिक इन आधारों पर किराएदार को सफलतापूर्वक बेदखल कर देता है तो उसे किराया नियंत्रण प्राधिकरण की अनुमति के बिना एक निश्चित अवधि के लिए आवास को पुनः किराए पर देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब कि यदि मकान मालिक यदि इन आधारों पर क्या है मकान या भवन खाली करवाता है अपना या दुकान, तो फिर जो ट्रिब्यूनल है जहां आपका केस चला था, किराया नियंत्रण प्राधिकरण, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, जहां पे आपका केस चला था और आप जीत गए, तो जीतने के बाद भी क्या है ट्रिब्यूनल आपके ऊपर क्या है प्रतिबंध लगा सकता है कि भाई आप 6 महीने 5 महीने तक अब आपकी प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दोगे। तो इस प्रकार का प्रतिबंध भी क्या है ट्रिब्यूनल आपके ऊपर लगा सकता है, मतलब कि कोर्ट आपके ऊपर लगा सकती है। बड़े शहरों में तो क्या है किराया नियंत्रण ट्रिब्यूनल बने हैं। तहसील स्तर पर क्या है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अर्थात जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन सिविल जज ही क्या है ऐसे केस देखते हैं जहां पर ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं हुई है। अब और भी आधार हैं यदि आपको किराएदार को परेशान करना हो तो नोटिस देने के बाद भी, जैसा कि यहां बताया गया है भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा में, धारा 329 में क्या है अतिक्रमण की आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। 316(2) में विश्वासघात किया है भैया अपराध है किसने, जैसे कि मकान का गलत कार्यों में इस्तेमाल किया है, ऐसे आप लांछन भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो 420 धारा हुआ करती थी धोखाधड़ी की, अब वो कितनी हो गई है 318 हो गई है BNS में। तो भाई इसने मेरे साथ क्या है धोखाधड़ी की है, झूठी जानकारी दी थी जब एग्रीमेंट बन रहा था, तो इस प्रकार के आक्षेप लगाकर आप क्या है FIR दर्ज करवा सकते हैं उसके ऊपर। अगर किराएदार या फिर मकान मालिक को रेंट एग्रीमेंट की किसी शर्त पर आपत्ति हो तो वह उसे समय से पहले ही सही करवा सकता है। इसके अलावा दोनों पार्टी को रेंट एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। भाई शर्तों को पढ़ लो, नहीं तो बाद में फिर कोई चेंज करने को तैयार ना हो, क्या कर लोगे आप। रेंट एग्रीमेंट को ऑफलाइन कैसे रजिस्टर करें। रेंट एग्रीमेंट को खुद से रजिस्टर करने के लिए प्रॉपर्टी के मालिक, किराएदार और 2 गवाहों को नजदीकी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होगा। अगर दोनों पक्ष एक साथ नहीं आ सकते तो उन्हें वकील को पावर ऑफ अटर्नी देकर एग्रीमेंट साइन करने का अधिकार देना होगा। इन सभी को अपने वैध ID कार्ड ले जाना आवश्यक है। मतलब भाई मकान मालिक रह रहा है बेंगलोर में, आप ले रहे हो भोपाल में, अब वो बेंगलोर से भोपाल थोड़ी ना आएगा सड़े से मकान को किराए पर देने के लिए, तो वो क्या है किसी को ये पावर दे देगा कि भाई मेरे बेहाफ में तू एग्रीमेंट कर ले। तो ये होती है पावर ऑफ अटर्नी अर्थात मुख्तियारनामा। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कई बार मकान मालिक को चिंता रहती है कि कहीं किराएदार मकान पर कब्जा न कर ले, इसलिए रेंट एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। बिना रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट का दुरुपयोग भी किया सकता है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता तो किराएदार मकान को खाली करने से इनकार भी कर सकता है। जैसे कि आप वसीयत रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसकी क्या है वैल्यू बढ़ जाती है, इसी प्रकार क्या है आप इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो एग्रीमेंट की वैल्यू भी क्या है बढ़ जाती है। अब सवाल आता है कि रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में क्या अंतर है। तो रेंट एग्रीमेंट क्या है, यह एक मासिक समझौता है। संपत्ति के मालिक को किराए की अवधि के दौरान नियमों और विनियमों तथा किराए में संशोधन करने की अनुमति है, बशर्ते कि किराएदार को उचित सूचना दी जाए। लीज एग्रीमेंट क्या होता है, यह एक विशिष्ट समयावधि के लिए किया गया समझौता है। संपत्ति के मालिक को किसी भी नियम, विनियम या किराए की राशि में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। अगर संपत्ति का मालिक कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे दोबारा बातचीत करने के लिए लीज एग्रीमेंट की समाप्ति का इंतजार करना होगा।
मतलब कि भाई ये तो होता है 11 महीने के लिए या जितने महीने के लिए आप करवाना चाहो, लेकिन जो लीज एग्रीमेंट होते हैं ये सालों तक के लिए होते हैं, कई बार तो 20-20 साल के लिए हो जाते हैं। तो एक बार आपने जो राशि तय कर ली फिर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते लीज एग्रीमेंट में। मान लीजिए 20 साल की लीज पर आपने कोई भवन या मकान किराए पर ले लिया, कोई शोरूम खोलना है या कुछ करना है, तो फिर जब किराया जो बढ़ेगा वह 20 साल के बाद ही बढ़ सकता है, पहले नहीं बढ़ सकता। तो लीज इतनी खतरनाक चीज होती है। तो ये होता है रेंट और लीज में अंतर। तो इस प्रकार एक रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। ये शर्तें लिखना उसमें आवश्यक होता है, नहीं तो आपको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो हमने डिस्कस की। स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि रेंट एग्रीमेंट एक सड़ा सा वीडियो होगा, भाई क्या ही होगा इसमें। अब जब आप एंड में आए हैं तो आप समझ गए होंगे कि रेंट एग्रीमेंट कितनी खतरनाक चीज होती है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।